आज 4 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए। बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं रही। पहले जहां चारों सीट बीजेपी गठबंधन की थी, वहीं अब सिर्फ 2 सीट ही बीजेपी बचा पाई है। बाकी 2 में से एक यूपी के कैराना की हाई प्रोफाइल सीट बीजेपी हार गई है। ये वही सीट थी जिसे यूपी विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता था, लेकिन हिंदुत्व की लहर यहां हवा हो गई और एकजुट विपक्ष की मुस्लिम उम्मीदवार तबस्सुम हसन चुनाव जीत गई। विधानसभा की 10 सीटों में से भी बीजेपी को एक ही सीट मिली। यानी आज के नतीजे ये संकेत दे रहे हैं कि 2019 के लिए प्रधानमंत्री मोदी की डगर कठिन है। मोदी की जो जीत थी उसने सरकार बनाई थी, तो जो है यहीं से रास्ता उन्होंने बनाया था और यहीं हम दफन भी करेंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट बीजेपी के हाथ से निकली। देश हित के लिए जो तमाम पार्टियां एकजुट हुई हैं, इससे बीजेपी को जो सबक जो लोगों ने सिखाने का काम किया। बिहार के अररिया की विधानसभा सीट बीजेपी की सहयोगी जेडीयू हारी। लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव में नरेंद्र मोदी को लगा है बड़ा झटका। 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सिर्फ 1 सीट मिली और 4 लोकसभा सीट में सिर्फ 2 सीटें ही बचा पाई बीजेपी। 2019 से पहले मोदी वर्सेस ऑल में मोदी को मिली मात। कैराना चुनाव फूलपुर और गोरखपुर के बाद क्या मोदी सरकार या योगी सरकार किसकी नीतियों के खिलाफ है? क्या जनता का मोह भंग हो रहा है? अरे बाप, लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे भी जाना पड़ता है। भावनाएं पूरी तरह से समाप्त। गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2019 लोकसभा चुनाव को लंबी छलांग बता रहे हैं और आज उपचुनाव में मिली हार को सिर्फ पीछे जाना बता रहे हैं। लेकिन इस लंबी छलांग और पीछे हटने का फासला बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद बीजेपी सरकार नहीं बना पाई क्योंकि विपक्ष एक हो गया था। उत्तर प्रदेश के कैराना में भी यही हुआ। अखिलेश, मायावती और कांग्रेस ने मिलकर अजीत सिंह की लोकदल के प्रत्याशी का समर्थन कर दिया और बीजेपी को अपनी सीट गंवानी पड़ी। हम पिछड़े हैं, हमको देखना होगा कि सारे दल मिले हैं, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रही है। हमने जिस तरह से एक होकर काम किया है तभी ये नतीजे आए और इसलिए मैं मानता हूं कि पब्लिक की इच्छा है कि हम लोग एक होकर काम करें और इसी अनुरूप हमें काम करना होगा आगे भी। यूपी में विरोधियों के एकजुट होने का ये प्रयोग पहली बार नहीं हुआ है। फूलपुर और गोरखपुर में भी बीजेपी को शिकस्त इसलिए मिली थी क्योंकि मायावती ने अखिलेश के उम्मीदवारों का समर्थन कर दिया था। यहाँ भी आरएलडी उम्मीदवार तबस्सुम हसन को समाजवादी पार्टी का सीधा समर्थन था। कांग्रेस भी साथ में थी और बीएसपी ने विरोध नहीं किया था। अगर यही फॉर्मूला 2019 में रहता है तो मोदी की डगर कैसे मुश्किल हो सकती है, उसे समझिए। 2014 लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 73 सीटें एनडीए के खाते में गई थी और अब 2017 विधानसभा चुनाव में मिले वोट को आधार माने तो अगर एसपी, बीएसपी और कांग्रेस साथ लड़ेंगे तो 80 में से 61 सीटों पर गठबंधन की जीत होगी और एनडीए सिर्फ 19 सीटों पर सिमट सकता है। जितना उनको वोट नहीं मिला था, उससे ज्यादा वोटों से हमारी जोगीहाट में जीत हुई है। बिहार देख लीजिए, लगातार हम तीसरा बाय इलेक्शन हम लोग जीते हैं। अररिया की जोगीहाट सीट पर आरजेडी प्रत्याशी को 81,240 वोट मिले, जबकि एनडीए प्रत्याशी को 40,016 वोट मिले। जीत का अंतर रहा 41,224। अब मोदी के लिए बिहार में डगर मुश्किल कैसे हो सकती है, चलिए इसको समझते हैं। पिछले साल ही नीतीश कुमार ने जुलाई महीने में लालू प्रसाद यादव का हाथ छोड़ मोदी का दामन थामा था, लेकिन अभी साल भर भी नहीं गुजरा है
कि नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में से एक नोटबंदी के फैसले की ही निंदा कर दी। इतना ही नहीं, अब नीतीश कुमार ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी रख दी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं? अब अगर नीतीश लालू के 2019 में साथ आने का फॉर्मूला दोबारा बन जाता है तो मोदी के लिए यहाँ भी मुश्किल हो जाएगी। 2014 चुनाव में नीतीश और मोदी अलग अलग चुनाव लड़े थे तो एनडीए को 31, जेडीयू को 2 और यूपीए को 7 सीटें मिली थी। लेकिन 2015 विधानसभा में मिले वोट को आधार माने तब अगर 2019 में जेडीयू कांग्रेस आरजेडी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो एनडीए सिर्फ 5 सीटों पर सिमट सकती है और जेडीयू कांग्रेस आरजेडी 35 सीटें जीत सकती है। फिलहाल तो आरजेडी ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। मोदी के लिए महाराष्ट्र से भी ज्यादा राहत की खबर नहीं आई। प्रफुल्ल पटेल साहब बीजेपी ने पालघर सीट बचा ली, लेकिन भंडारा गोंदिया सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। पालघर की सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन बीजेपी सांसद चिंतामण वनगा के निधन के बाद उनके बेटे श्रीनिवास वनगा शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़े। अब इस हार के बाद शिवसेना के सुर और भी तीखे हो गए हैं। शिवसेना प्रमुख कह रहे हैं कि बीजेपी को अब दोस्त की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में भी मोदी का शिवसेना से मुकाबला होगा। इससे मोदी की डगर कैसे मुश्किल हो सकती है, उसे समझिए। 2014 लोकसभा चुनाव में एनडीए को 42, कांग्रेस को 2 और एनसीपी को 4 सीटें मिली थी। अब 2014 विधानसभा चुनाव में मिले वोट को आधार माने तो अगर चारों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं, तब तो बीजेपी 32 सीट जीत सकती है। लेकिन अगर शिवसेना कांग्रेस एनसीपी ने 7 चुनाव लड़ा तो बीजेपी 4 सीटों पर सिमट सकती है और गठबंधन को 44 सीटें मिल जाएंगी। उपचुनाव मोदी के लिए पंजाब से लेकर कर्नाटक तक में बुरी खबर लेकर आया। पंजाब की शाहकोट सीट मोदी के सहयोगी अकाली दल की थी, लेकिन कांग्रेस ने यह सीट भी छीन ली। पश्चिम बंगाल में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी को टीएमसी के मुकाबले आधे से भी कम वोट मिले। कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी सीट नहीं बचा पाई। अब बीजेपी कह रही है कि स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस तो खुद सीन में कहीं नहीं है। बाईपोल स्थानीय विषयों को लेकर चुनाव लड़ा जाता है। बाईपोल में न मुख्यमंत्री चुनना होता है और न ही प्रधानमंत्री चुनना होता है। कांग्रेस आज दूसरे पार्टियों के लिए चीयर लीडिंग या ताली बजाने का काम कर रही है। स्वयं कहीं भी राजनीति के मध्य में और धुरी में नजर नहीं आ रही है। चौतरफा मिल रही हार के बीच मोदी के लिए राहत की एक ही बात है, विपक्ष एकजुट तो हो गया लेकिन उसके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में अगर 2019 में मोदी के मुकाबले कोई बड़ा नेता नहीं होगा तो ये चुनावी मुद्दा बन सकता है और इसके संकेत मोदी ने पिछले दिनों दिए भी हैं। काले धन के खिलाफ जांच की वजह से जो हड़कंप मचा है उससे बहुत लोगों को एक मंच पर ला करके खड़ा कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि उपचुनाव का 2019 के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। अगर विपक्ष एकजुट हो रहा है तो मोदी अपनी रणनीति में क्या बदलाव करेंगे। इस चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनमें मुद्दे उभर करके आए हैं, व्यक्ति उभर करके उस तरह से नहीं आया। कैराना का उपचुनाव हुआ है, इकोनॉमिक इश्यूज थे या जो आपस के भाईचारे का मसला था वो बीजेपी के ऊपर भारी पड़ गया। इसी तरीके का आप भंडारा गोंदिया में जो नाना पटोले थे उन्होंने किसानों के मुद्दों के ऊपर इस्तीफा दिया था। तो ये अब बीजेपी को समझना पड़ेगा कि आप किसी एक बड़े नेता की छत्र छाया में चुनाव लड़ करके आगे बढ़ेंगे या अपनी रणनीति में बदलाव लेकर के आएंगे। मुझे लगता है क्योंकि संयुक्त विपक्ष जिस तरीके से गठबंधन बना रहा है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की रणनीति बना रहा है, तो बीजेपी को भी राज्यवार उसी तरीके की रणनीति बनानी पड़ेगी। एक कोई नेशनल स्ट्रेटजी अब 2019 के चुनाव में कारगर होने वाली नहीं है। मोदी के लिए उपचुनाव के नतीजे खतरे की घंटी तो है, लेकिन हार की आहट नहीं। मोदी की डगर मुश्किल भले ही दिख रही है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि इससे पहले भी उपचुनाव हारकर पार्टी ने मुख्य चुनावों में वापसी की है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।